उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम एक खास खबर से करेंगे। बीते बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो इस निर्णय के बारे में हम आज के कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम चलेंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा में वन विभाग की हाथियों को लेकर चिंता पर हम बात करेंगे कि हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए त्रिपुरा का वन विभाग किस तरह के प्रयास कर रहा है और क्या कुछ पहल की जा रही हैं और किस तरह से सरकारों और अलग अलग संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको सिक्किम लिए चलेंगे और सिक्किम में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर युवा महोत्सव 2025 के बारे में। ये महोत्सव सिक्किम में हाल ही में समाप्त हुआ। तो इन सभी गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी आज के कार्यक्रम में। हमसे जुड़े रहिए इस पूरे आधे घंटे। श्रोताओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को एक अहम फैसला लिया। असम में नामरूप के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में 12.7 मैट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल परियोजना की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये परियोजना नई निवेश नीति जो 2012 में बनी थी और इसका संशोधन 2014 में हुआ था, इसके तहत ये किया गया है। और ये एक तरह का जॉइंट वेंचर होगा जिसके माध्यम से ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। नामरूप परियोजना के चालू होने की जो संभावित समय सीमा है वो 48 महीने रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि भारत लगातार यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस लिहाज से ये नया यूरिया का प्लांट बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है और इसी तरह से रोजगार के तमाम अवसरों को पूर्वोत्तर भारत में खोलने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और इस प्रस्ताव की मंजूरी से पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती को भी मदद मिलेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आइए हम अपने श्रोताओं को एक विस्तृत रिपोर्ट सुनवा रहे हैं जिसमें इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम के नमरूप में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ये निर्णय न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए आर्थिक विकास और कृषि प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में इस परियोजना की घोषणा की थी। अब इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में नए संयंत्र की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। ये संयंत्र हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र की कुल लागत 10,601 करोड़ रुपए आकी गई है। ये परियोजना नई निवेश नीति 2012 के तहत विकसित की जाएगी, जिसमें वित्तीय ढांचा 70-30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर आधारित होगा। इसे संयुक्त उद्यम के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की 18% भागीदारी होगी। सरकार ने इस योजना की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को भी मंजूरी दी है, जो संयंत्र की स्थापना प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगी। योजना के तहत संयंत्र को अगले 48 महीनों में चालू कर दिया जाएगा। ये नया नमरूप 4 यूरिया संयंत्र पूर्वोत्तर भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले स्थानीय यूरिया उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। भारत में उर्वरकों की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों
बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में कृषि गतिविधियां बढ़ने के साथ यूरिया की आवश्यकता भी बढ़ रही है। नया संयंत्र इस मांग को पूरा करेगा, जिससे इन राज्यों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार का लक्ष्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नया संयंत्र इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे विदेशों से यूरिया आयात पर निर्भरता कम होगी और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना की एक और बड़ी खासियत ये है कि नया संयंत्र अधिक ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस होगा, जो पुराने संयंत्रों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करेगा। इससे उत्पादन लागत घटेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ऊर्जा दक्षता के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। संयंत्र के निर्माण और संचालन से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को इस परियोजना से लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। कृषि क्षेत्र को भी इस परियोजना से बड़ा फायदा मिलेगा। यूरिया की आसान और सस्ती उपलब्धता से किसान अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत, जहां कृषि मुख्य आजीविका का साधन है, वहां इस परियोजना से कृषि उत्पादन और आय में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों को अधिक फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। असम और आसपास के राज्यों में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही ये संयंत्र क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगा, जिससे पूरे पूर्वोत्तर भारत के विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत प्रयास है, जो पूर्वोत्तर भारत को औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये परियोजना न केवल क्षेत्रीय संतुलन लाने में सहायक होगी, बल्कि असम को उर्वरक उत्पादन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाएगी। इस संयंत्र के शुरू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादन को नई गति मिलेगी, किसानों को समय पर खाद मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास की नई मिसाल कायम करेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी। श्रोताओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों को जब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी के सामने रखा, तो उस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। श्रोताओं, इस केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय से और इस परियोजना से पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ लाभ होने वाले हैं, इसका हमने विश्लेषण लिया आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी जी से। तो संतोष जी से हम जुड़ते हैं। संतोष जी, हमारे श्रोताओं को इस केंद्रीय कैबिनेट निर्णय के मायनों के बारे में बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है निर्णय। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में सरकार ला रही है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस रीजन को इंडस्ट्रियल तौर पर, यानी औद्योगिक तौर पर सशक्त और मजबूत करने, वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाने का हिस्सा है। जो टारगेट है या फिर जो एम है, उसका हिस्सा है। ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इससे यूरिया अवेलेबिलिटी जो है वो आसाम में और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहां भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मदद मिलेगी यूरिया की अवेलेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने में, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो या इवन बिहार में। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस क्षेत्र में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ 2-3 तरह के फायदे जो हैं वो देखकर सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट वहां ला रही है। एक तो कि जो प्रोडक्ट वहां बनेगा, जिसका फैक्ट्री जैसे इस केस में यूरिया है, वो उसकी अवेलेबिलिटी उस क्षेत्र में बढ़ेगी। दूसरी, वहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तीसरा, जो कि आज की डेट में नॉर्थ
ईस्ट रीजन में या आसाम हो या उस तरह के जो रीजन है उसमें, नॉर्थ ईस्ट में राज्यों में आपको जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। वो जॉब्स क्रिएट होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर होगा। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह के प्रोजेक्ट से, एक प्रोजेक्ट कहीं भी किसी जगह पे आता है उस क्षेत्र में इतने सारे फायदे होते हैं। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि असम में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ला रही है, चाहे वो न्यू एज टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट हो और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी असम में जा रही हैं। तो जो भारत सरकार की मंशा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाए या बढ़ावा दिया जाए, उसका ये हिस्सा है। अब हम असम से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में हाथियों की काफी बड़ी संख्या है और हाथियों की सुरक्षा के लिए वहां पर वन विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और चिंता जाहिर की है। तो आइए अपने संवाददाता कुणाल शिंदे से हम सीधे जुड़ते हैं। कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे कि हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों की सुविधा और उनके आवागमन के लिए त्रिपुरा के वन विभाग ने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के समक्ष उन्होंने कुछ सुझाव और अनुरोध रखा है। तो हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि ये किस तरह के सुझाव और अनुरोध हैं और क्या समस्या हाथियों के आवागमन को लेकर त्रिपुरा में आ रही है। जी देखिए, त्रिपुरा जैसे कि उत्तर पूर्व में ये काफी महत्वपूर्ण राज्य है, छोटा राज्य है, बट यहाँ पे जो हाथियों की संख्या है ये अच्छी खासी है। जैसे 30 हाथी यहाँ पर, जैसे ऑन रिकॉर्ड 30 हाथियों की संख्या त्रिपुरा में है और ये ज्यादातर साउथ त्रिपुरा, गोमती और खोवाई, ये जो 3 जिले जो है राज्य के, टोटल 8 जिले हैं राज्य में, इसमें से 3 जिलों में ये मुख्य तौर पर ये पाए जाते हैं हाथी। 15-15 की संख्या में ये, जिसे हम हर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये 15 की संख्या में ये लोग डिवाइड हुए हैं और ये कुछ 15 हाथी गोमती और साउथ की तरफ रहते हैं और 15 नॉर्थ त्रिपुरा मतलब खोवाई की तरफ रहते हैं जी। जो NHAI के साथ और इंडियन रेलवेज के साथ जो त्रिपुरा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो ये कम्युनिकेशन किया है, ये इसके लिए किया है क्योंकि दिसंबर 2024 में और इस साल फरवरी में 2 हाथी मारे गए थे ट्रेन एक्सीडेंट्स में जी। फिर एक उसमें से जो दिसंबर में जो मारा गया था वो तो काफी यंग एलिफेंट था और जो फरवरी में जिसकी मौत हुई वो लगभग 10 से 15 साल का था। तो ये काफी बड़ा नुकसान हुआ है त्रिपुरा के लिए और हाथियों की संख्या, जिस तरह से सरकार का ये प्रयास है कि जो वन्य जीव है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, तो इसके चलते जो ये 2 हाथी मारे गए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ है, रात के समय हुआ था। तो इसके लिए अभी NHAI को जो त्रिपुरा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो लिखा है उसमें उनका कहना है कि 3 अंडरपासेस बनाए जाए और साथ ही जो एक खोवाई सेक्शन में जो तेलियामुरा का जो रास्ता है रेलवे ट्रैक, वहां पर ट्रेन स्पीड रिड्यूस की जाए। जो 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन वहां से गुजरती है तो उसको 20 तक लिया जाए। क्या होता है कि अगर 50 की स्पीड पे भी जाती है ट्रेन और अगर कभी समझो त्रिपुरा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट RK समल, उनका कहना ये है कि अगर 50 की स्पीड से भी अगर ट्रेन जाती है और अगर सेंसर लगाया भी जाए और स्पीड कम भी किया जाए, रोकने की कोशिश की जाए ट्रेन को, फिर भी वो आगे जाके मतलब 300-400 मीटर पर जाके रुक जाती है, तो तब तक ये एक्सीडेंट होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो इसलिए स्पीड लिमिट कम करने के लिए और हाथियों को बचाने के लिए, क्योंकि मुख्य तौर पर ये जहाँ से हाथी गुजरते हैं वहीं पर ये रेलवे ट्रैक से, तो ये एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है इसे। तो रात के समय में मोस्टली एलिफेंट्स गुजरते, जैसे जो अलग बाकी के जो वाइल्ड एनिमल्स है, तो रात के समय में ज्यादातर ये निकलते हैं और अपने जो रास्ते पे जाते हैं। तो इसलिए ये स्पीड कम करने के लिए लिखा गया है ताकि एलिफेंट्स को एक सेफ पैसेज मिल सके। अंडरपासेज अगर हो तो इसमें भी ये नीचे से इसको रास्ता किया जाएगा, NHAI मतलब हाईवेज के ऊपर नीचे से। तो ये हाथियों की जो संख्या है, जो अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण जो 2 हाथी मारे गए, तो ये इस तरह की घटना फिर से नहीं होगी, इसके ऊपर ये ध्यान रख रही है गवर्नमेंट और यही कोशिश की जा रही है कि कैसे हाथियों की जो अभी संख्या है इसको बढ़ाया जाए और नुकसान न हो हाथियों की संख्या में। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा, इन प्रयासों से आगे चलकर हाथियों को बचाने को लेकर और जो उनकी दुर्घटना में मौत हो रही है उसको कम किया जा सकता है। हम देखते भी हैं कि जो हाथी है वो आमतौर पर उस समय निकलते हैं झुंड में जब रात का समय होता है, लोगों की आवाजाही कम होती है, वही समय होता है। लेकिन उस समय भी रेलगाड़ियां तो क्योंकि 24 घंटे चलती हैं और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जब NHAI, भारतीय रेल और वन विभाग तीनों मिलकर काम करेंगे तो हाथी और उसके साथ साथ जो दूसरे बड़े जानवर हैं उनको सुरक्षित रखने में इससे आगे आने वाले समय में मदद मिलेगी?
सरकार का तो ये प्रयास है, हमेशा कोशिश करती है गवर्नमेंट। जैसे अभी ये जो 2 इंसिडेंट्स हो गए तो तुरंत सरकार ने इसके ऊपर जो भी कोशिश अपनी करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए थे, तो ये करना शुरू कर दिया है। NHAI के साथ जो अभी नेशनल हाईवे जो बन रहा है, तो इसमें जो अंडरपासेस हो गए, इसे निश्चित तौर पर वहां से एलिफेंट कॉरिडोर किया जाएगा। मतलब तो एलिफेंट्स के लिए एक रास्ता, तो उनको एक सेफ पैसेज तो मिलेगा। और साथ ही अगर रेलवेज भी अगर ये जो डिमांड है 50 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक लाने की स्पीड लिमिट, तो ये भी अगर हो सके तो इससे निश्चित तौर पर असर होगा। और यही है कि रात के समय में एलिफेंट ज्यादा गुजरते हैं, मतलब उनका तो नाइट टाइम रहता है, क्योंकि ज्यादा उनको आवाज और शोर शराबा पसंद नहीं होता है एलिफेंट और बाकी के भी जो एनिमल्स, तो ये रात के टाइम पे भी ज्यादा निकलते हैं। इसलिए ये जो कोशिश है त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और इसमें साथ ही साथ अगर NHAI का और इंडियन रेलवेज का साथ मिलेगा, तो ये जो नुकसान अभी हुआ है, इस तरह का नुकसान स्टेट को फेस नहीं करना पड़ेगा। जी कमल जी, बहुत धन्यवाद कुणाल आपका। आपने विस्तार से इस चिंता के बारे में और जो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो प्रयास हो रहे हैं हाथियों को बचाने को लेकर, उसके बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, 8वां पूर्वोत्तर युवा महोत्सव 2025 हाल ही में सिक्किम में समाप्त हुआ और गुरुवार 20 मार्च को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ये संपन्न हुआ। ये महोत्सव 17 से 20 मार्च तक चला और सिक्किम सरकार और खेल युवा मामले विभाग द्वारा भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव में क्या कुछ खास हुआ और इस महोत्सव का समापन समारोह किस तरह का रहा, आइए हमारे संवाददाता दिल्लीराम दुलाल से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। 8वां पूर्वोत्तर युवा महोत्सव 2025 20 मार्च को सिक्किम की राजधानी गान्तोक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह महोत्सव 17 से 20 मार्च तक चला और सिक्किम सरकार के खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। समापन समारोह पाल्जर स्टेडियम में हुआ, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ मुख्य अतिथि और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे विशिष्ट अतिथि थी। महोत्सव का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा किया गया था। उन्होंने ध्वजारोहण कर इस आयोजन की शुरुआत की और 8वां पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि दलों की परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। राज्यपाल ने कहा कि यह महोत्सव केवल मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का माध्यम है। 4 दिनों तक चले इस आयोजन में पाल्जर स्टेडियम और गान्तोक के विभिन्न स्थानों पर प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम हुए। इसमें खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कार्यशालाएं और युवा नेतृत्व पर चर्चा शामिल थी। महोत्सव का विषय था युवाओं को सशक्त बनाए, क्षेत्र को सशक्त बनाए, मेरा भारत विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। समापन समारोह में मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सरकार के प्रयासों की सराहना की और शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव युवाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस क्षेत्र के सतत विकास में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि पूर्वोत्तर युवा महोत्सव एकता और आपसी सहयोग सीखने को बढ़ावा देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के युवा प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों से पिछले जनवरी को विकसित भारत यंग डायलॉग्स का भी हमने कंपटीशन रखा और लगभग 3000 युवाओं ने पूरे हमारे देश से उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्हें वहाँ पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रीज लीडर के साथ बातचीत करने का मौका मिला कि जिसके माध्यम से
हमारा युवा इस देश के विकास में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए ये प्रोग्राम भी हम भारत सरकार के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए हर राज्य में करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि हर साल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट्री का प्रोग्राम भी हम भारत सरकार के माध्यम से लेते हैं कि जो जिला स्तर से राज्य स्तर और फिर केंद्र सरकार के माध्यम से ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। और ये प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि युवाओं के बीच में लोकतांत्रिक की प्रक्रिया को करीब से समझने की और उसमें भाग लेने का अवसर युवाओं को यहाँ पे प्रदान होता है, उन्हें मिलता है, और जिसके माध्यम से युवा हमारे विचार आगे रखने का उनको एक अच्छा अवसर मिलता है। समारोह के दौरान त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के कलाकारों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, जिसके बाद विभिन्न राज्यों के समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। 4 दिवसीय इस महोत्सव में हजारों युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मेजबान राज्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के अन्य 7 राज्यों के युवा शामिल थे। महोत्सव के अवसर पर आकाशवाणी संवाददाता से बात करते हुए विभिन्न राज्य से आए हुए प्रतिभागियों ने अपना अनुभव इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम दाकुंगम रिवा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, अरुणाचल प्रदेश। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। रीजन ये रहेगा कि हम लोग अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनएसएस, उसके साथ हम लोग जितना भी नॉर्थ ईस्ट के कल्चर है उसको भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग का जितना भी ब्रदर्स है, सिस्टर्स है जो आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, उनके साथ भी हम लोग को मिलने का मौका मिलता है। एंड इस टाइप का फेस्टिवल हम लोग को एक एक्सपोजर देता है कि हम लोग एक कल्चर के दूसरे कल्चर को जानो, एक दूसरे को पहचानो, एंड हम लोग बॉन्ड भी बना लेते हैं इस टाइप के प्रोग्राम में। और हम लोग फ्यूचर में भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट हम लोग एक दूसरे का एक्सपीरियंस को, इवन हम लोग जो नीड है, अगर हमको उनके स्टेट भी जाना होता है तो हम लोग उनसे कनेक्ट करके किस तरह से करना है, किस तरह से रहना है, वो सब हम लोग पूछ लेते हैं उन लोग से। तो हम लोग का एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग के साथ में बार बार करने के लिए और हम लोग को मौका देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। अरुणाचल से मैं खुद गालो ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंक्लूडिंग एक मेल गालो है, एंड देन निशी है, तागिन है, मिजे है, आदि है, एंड अपतानी है। बस हम लोग एक दूसरे का कल्चर को शोकेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और हम लोग के पास में होगा सुविचार, जहाँ पे हम लोग अपने यूथ लोग, स्पेशली जितने भी वॉलंटियर्स आए हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स आए हैं, वो लोग अपने जो मन का जो विचार है वो प्रस्तुत करेंगे एक दूसरे के साथ में। स्पेशली विकसित भारत क्या है के ऊपर में हम लोग सुविचार करने वाले हैं। और हम लोग के बीच में थोड़ा सा क्विज कंपटीशन रहेगा रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट को जानने का। सो उतना कुछ ही रहेगा, और हम लोग उस बीच हम लोग एक दूसरे का कल्चर को शो करेंगे थ्रू डांस, सॉन्ग्स, ये सब इंक्लूड। बट एक ही चीज सिमिलरिटीज ये देखने को मिलता है कि हम लोग का अरुणाचल में भी मेजर ट्राइब है और माइनर ट्राइब से, लाइकवाइज सिक्किम में भी मेजर ट्राइब है, माइनर ट्राइब से। पर अगर कंपैरिजन और भी करेंगे तो कल्चर में बहुत डिफरेंस है। कस्ट्यूम्स में बोलो आप, फूड में बोलो, बस हम लोग का फेशियल स्ट्रक्चर सेम है, हम लोग देखने को पूरा सेम है। यहाँ भी हम लोग जब आए फर्स्ट दिन में ही हम लोग उन लोग के बाद में ही हम लोग के साथ लाइक उन लोग का लैंग्वेज ही हम लोग को बोल रहे थे, बट हम लोग को समझ नहीं आया। फिर भी वी फेल हियर कि हम लोग एक फैमिली ही है, तो कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखा है, बस हम लोग का अटायर्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मेरा फर्स्ट टाइम है, पर नेशनल फेस्टिवल भी मैं, नेशनल यूथ प्रोग्राम भी अटेंड कर चुकी हूँ। तो बार बार उन लोग से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे परिवार से मैं मिल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम मेरा ओन अरुणाचल का। मुझे लगता है कि मैं बाकी फ्रेंड से या मेरा फैमिली से मिल रहा हूँ। स्पेशली बहुत सारा प्रोग्राम ऑफिसर्स जिसको मैं मिल चुकी हूँ वो सब भी आते हैं, फिर हम लोग का रीयूनियन जैसा हो जाता है ये। नमस्कार, हम असम से है, अरुंधति हजरिका, एनएसएस वॉलंटियर। यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सिक्किम विजिट किया, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा रहा। सब कार्यकर्ता जो भी है सबका अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट लोगों को मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ कल्चरल एक्सचेंज कुछ देखा। उनका जो ट्रेडिशनल और फोक डांस है वो भी एंजॉय किया बहुत सारा, और खाना भी बहुत अच्छा है।
हाँ, यही एक प्लेटफॉर्म है जिनमें हम सब जो यूथ है जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट की जो 8 स्टेट है सब एक साथ हम मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर किसी ने नहीं देखा है किसी के ट्रेडिशनल डांस, यहाँ पे फूड एग्जीबिशन भी होगा अपना अपना देश की, तो हमें यहाँ से कुछ दिखने में मिलेगा, सीखने में मिलेगा और यही अच्छा लगा। मेरा नाम डेनिस खम्तिगॉय है और सिक्किम के बारे में बहुत सुना है पहले। सिक्किम बहुत सुंदर है, ऐसा बहुत सुना है, पहली बार लाइफ में देखने को मौका मिला और ये मौका सिर्फ ये 8th नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल 2025 ने दिया हमको। बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर, यहाँ का क्लीनिनेस मेनली बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग, ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो रहा है तो सब स्टेट से आ रहे लोग, सब स्टेट के लोगों के साथ मिलजुल हो रहा है हम लोगों का। मेनली कल्चरल एक्सचेंज जो हो रहा है वो इन फ्यूचर हम लोग को बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं उन लोग से हम फिर मिलने की आशा रख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम फोन नंबर एक्सचेंज करके, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के साथ हम लोग जुड़ के कहीं ना कहीं हमेशा मदद मिल सकता है। तो कांकुम मोयम, अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग ये सब देख के, अलग अलग स्टेट का सब लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम में देख के। हम तो मेघालय से आया है और ये क्या बोलता है ना, इसको दोमे बोलता है। हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस में ये पहनने से सुंदर दिखता है हम लोग, इसलिए हम लोग तो जब आएगा तो ये लेके आना पड़ता है और हमारा जो ड्रेस है ना ट्रेडिशनल वो लेके आना पड़ता है हम लोग। स्मरण हो, सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने इस महोत्सव को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और भविष्य में ऐसे आयोजनों को और भव्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस महोत्सव ने न केवल पूर्वोत्तर के युवाओं को एक मंच प्रदान किया बल्कि उन्हें एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कान्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले केई बंशते शंकर देव इयाते जन्मिले। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मरुर देखरे आजान फकीरे मधुर जिकिर रसिले दिल्लीर दिलोआरे आही हस्ती पुठी आँकिले पंच नदीर तेग बाहादुरे धर्मर हेतु गढ़िले समन्वयर देखुआले कत प्रकाशत स्फूर्त। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।